गया। तो चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन सी अहम चीजें कहां से ली गई। शुरुआत सबसे बड़े स्रोत से करते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आजादी से पहले तो यही एक तरह से मिनी संविधान था अपना। हाँ बिल्कुल, ये तो हमारे संविधान की रीढ़ की हड्डी जैसा है। इससे बहुत सारे क्या कहते हैं प्रशासनिक विवरण, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स लिए गए। अच्छा। मुख्य विशेषताएं अगर देखें तो संघीय ढांचा, फेडरल स्कीम, हालांकि ये शब्द यूज नहीं हुआ, पर केंद्र और राज्यों के बीच पावर का जो बंटवारा है वो यहीं से आया। न्यायपालिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नीचे की अदालतें, ये जो पूरा सिस्टम है वो इसी एक्ट पर आधारित है। फिर लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, इनका आइडिया भी यहीं से है। और आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये भी राज्यपाल के कार्यालय, ऑफिस ऑफ गवर्नर का आधार भी इसी एक्ट को मानते हैं। अच्छा, मतलब हमारे आज के शासन की कई बुनियादें तो 1935 के एक्ट में पहले से थी। ठीक है, अब अमेरिका, यूएसए की बात करते हैं। वहां से सबसे ज्यादा चर्चा किसकी होती है? मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है अमेरिका का। संविधान का जो भाग 3 है, पार्ट 3, उसमें दिए गए मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक, वो सीधे तौर पर अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं। ये वो अधिकार हैं जो हमें, नागरिकों को, राज्य की मनमानी से बचाते हैं। इसके अलावा न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत, ये भी अमेरिका से आया। ये क्या है जुडिशियल रिव्यू, आसान भाषा में? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वो शक्ति है जिससे वो किसी भी कानून को चेक कर सकते हैं कि वो संविधान के दायरे में है या नहीं। अच्छा। और अगर वो कानून संविधान का उल्लंघन करता है, खासकर मौलिक अधिकारों का, तो कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत जरूरी शक्ति है। सही बात है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट चलाने की प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को हटाने का तरीका, ये भी वहीं से? ये तो काफी मुश्किल प्रक्रियाएं लगती हैं। सही। ये वहीं से ली गई हैं, और ये मुश्किल इसलिए है ताकि ये सुनिश्चित हो कि इतने शक्तिशाली पदों पर बैठे लोग भी जवाबदेह रहें, उनका मिसयूज ना हो। साथ ही प्रस्तावना, प्रियम्बल का विचार, मतलब ये कि संविधान की प्रस्तावना होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट भी अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। अच्छा, सिर्फ विचार, शब्द नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है। प्रस्तावना के जो शब्द हैं, हम भारत के लोग, और जो उसके उद्देश्य हैं वो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आए हैं। अमेरिका से सिर्फ प्रियम्बल रखने का कॉन्सेप्ट लिया। ठीक है। राष्ट्रपति का पद, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वो भी यहीं से लिया गया। लेकिन उनके चुनाव का तरीका अलग जगह से है, आयरलैंड से। उस पे आएंगे। और एक और दिलचस्प चीज है जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। ये कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, पर इसकी शुरुआत भी अमेरिकी जुडिशियल एक्टिविज्म से प्रेरित होकर ही भारत में हुई। अच्छा, ये तो काफी सारी अहम चीजें हो गई अमेरिका से। अब चलते हैं उस देश की तरफ जिसका हम पर सबसे लंबा शासन रहा, ब्रिटेन, यूके। जाहिर है उनकी छाप भी गहरी होगी। संसदीय प्रणाली तो वहीं से है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाँ बिल्कुल, इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। हाँ, सुना है वेस्टमिंस्टर मॉडल। क्योंकि ब्रिटिश संसद वेस्टमिंस्टर में है। इस प्रणाली की खासियत क्या है कि जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव, वो विधायिका, लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेदार होती है। हेड, जैसे भारत में राष्ट्रपति, और एक वास्तविक प्रमुख, रियल हेड, यानी प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट, जिनके पास असल शक्तियां होती हैं। ठीक है। इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के अलावा और क्या क्या लिया ब्रिटेन से? कई चीजें हैं, जैसे एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, अपने राज्य के अलग से नहीं, जैसा अमेरिका में होता है। हाँ सही। फिर विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये प्रोफेसर A.V. डाइसी का सिद्धांत है, मतलब कानून सबसे ऊपर है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं, और सब कानून के सामने बराबर हैं। बहुत जरूरी। फिर रिट जारी करने की शक्ति, पावर टू इशू रिट्स, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत जो खास आदेश जारी कर सकते हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस वगैरह। हाँ, वो यहीं से प्रेरित है। फिर कैबिनेट प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम, संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, और लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा का पद और उनकी भूमिका, ये सब भी ब्रिटिश प्रणाली से ही लिया गया है। अरे बाप रे, ब्रिटेन को प्रभाव तो वाकई बहुत ही ज्यादा है। अच्छा, आयरलैंड की बात करते हैं। यहाँ से वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, जो संविधान के भाग 4 में है। बिल्कुल, DPSP आर्टिकल 36 से 51 तक, ये सरकार के लिए एक तरह के नैतिक गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस मतलब कि उन्हें एक लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए कैसी नीतियां बनानी चाहिए। ये मौलिक अधिकारों की तरह कोर्ट में लागू नहीं करवाए जा सकते। अच्छा। लेकिन देश चलाने के लिए इन्हें बहुत जरूरी माना जाता है। और एक मजे की बात, आयरलैंड ने खुद इन्हें स्पेन के संविधान से लिया था। अरे वाह। अच्छा, आयरलैंड से DPSP के अलावा भी कुछ लिया? हाँ, 2 और महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। हमने पहले देखा था कि राष्ट्रपति का पद अमेरिका से प्रेरित है। हाँ। लेकिन उनके चुनाव का जो तरीका है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, ये अंतर याद रखना पड़ेगा। जी,
और दूसरा राष्ट्रपति जो राज्यसभा के लिए 12 सदस्य नॉमिनेट करते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा वाले, हाँ, वो प्रावधान भी आयरलैंड से ही प्रेरित है। ओके, तो राष्ट्रपति पद अमेरिका से, चुनाव का तरीका आयरलैंड से और राज्यसभा नॉमिनेशन भी आयरलैंड से। ठीक है। अब कनाडा चलते हैं। भारत की तरह कनाडा में भी फेडरल सिस्टम है, लेकिन सुना है कुछ अलग है। हाँ, कनाडा का मॉडल है मजबूत केंद्र वाला संघ, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। भारत ने भी यही मॉडल अपनाया है, जहां केंद्र सरकार राज्यों के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है। कनाडा से ली गई मुख्य विशेषताएं हैं केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर, आर्टिकल 155, 157 में इसका जिक्र है। ये केंद्र को राज्यों पर थोड़ा नियंत्रण रखने में मदद करता है। अच्छा। फिर सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143, मतलब राष्ट्रपति किसी कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह मांग सकते हैं। ओके। और सबसे अहम, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में होना, रेजिड्यूरी पावर्स वेस्ट विद द सेंटर, आर्टिकल 248। रेजिड्यूरी पावर्स मतलब वो विषय जो तीनों लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, में कहीं नहीं लिखे हैं, उन पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ केंद्र सरकार के पास होगी। समझ गया। राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ गवर्नर का विचार भी कनाडा से जुड़ा है, खासकर उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया। तो केंद्र को मजबूत बनाने वाले कई प्रावधान कनाडा से आ गया। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से समवर्ती सूची ली गई है, कंकरेंट लिस्ट, जो 7वीं अनुसूची का हिस्सा है। एकदम सही। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा 3 लिस्ट में है। यूनियन लिस्ट, जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बनाता है, स्टेट लिस्ट, जिस पर सामान्यतः राज्य बनाते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और अगर दोनों में झगड़ा हो जाए तो केंद्र का कानून मान्य होता है। ये कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इससे जरूरी विषयों पर नेशनल और रीजनल दोनों लेवल पर ध्यान दिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया से इस लिस्ट के अलावा और क्या लिया? 2 और मुख्य चीजें हैं। एक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ये संविधान के भाग 13 में है, आर्टिकल 301 से 307 तक। अच्छा, ये सुनिश्चित करता है कि पूरे देश में बिजनेस बिना रोक-टोक के हो सके। दूसरा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 108। ये तब होती है जब किसी साधारण बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पाती। ओके, जॉइंट सिटिंग, ठीक है। अब जर्मनी का वाइमर संविधान, इसका जिक्र इमरजेंसी के साथ आता है हमेशा। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। देखिए, हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से आपातकाल लगाने के प्रावधान लिए थे, इमरजेंसी प्रोविजंस। हाँ, वो तो पहले बात हुई थी। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने ये लिया है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कैसे होगा, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, खासकर आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी अधिकारों का। अच्छा, तो इमरजेंसी लगाना 1935 एक्ट से, लेकिन उस दौरान फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड करना जर्मनी से। ये क्लियर हुआ जी। और एक गैर संवैधानिक विशेषता जिसका जिक्र आता है वो है चुनावों का राज्य वित्त पोषण, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। हालांकि ये भारत में पूरी तरह लागू नहीं है, पर विचार जर्मनी से प्रेरित बताया जाता है। अब आते हैं पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर पर। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो यहीं से हैं। जी हाँ, मौलिक कर्तव्य जो पार्ट IVA आर्टिकल 51A में है, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी। अच्छा। इन्हें 1976 में 42nd संशोधन के जरिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये नागरिकों के लिए कुछ नैतिक जिम्मेदारियां तय करते हैं, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और गान का सम्मान करना वगैरह। और प्रस्तावना में न्याय के आदर्शों का भी स्रोत यूएसएसआर है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। हाँ, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने का जो लक्ष्य है वो सोवियत क्रांति और संविधान से प्रेरित है। ये सिर्फ कानूनी न्याय से आगे बढ़कर सोशल और इकोनॉमिक बराबरी की बात करता है। ठीक है। अब दक्षिण अफ्रीका, यहां से संविधान की एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया ली गई, संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। बिल्कुल। देखिए, कोई भी संविधान हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता, समय के साथ बदलना जरूरी होता है। सही बात है। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ली है, आर्टिकल 368 पार्ट XX इसमें अलग अलग तरीके हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति। ये प्रक्रिया ना तो ब्रिटेन की तरह बहुत लचीली है, न ही अमेरिका की तरह बहुत कठोर, बीच का रास्ता है। और कुछ दक्षिण अफ्रीका से? हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, उसकी जो अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति है वो भी दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। अच्छा। अब फ्रांस का नाम आते ही वो 3 शब्द याद आते हैं, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और ये तीनों आदर्श हमारी प्रस्तावना में शामिल भी किए गए हैं। फ्रांस से हमने गणतंत्र, रिपब्लिक का सिद्धांत लिया, मतलब देश का जो प्रमुख होगा, राष्ट्रपति, वो कोई खानदानी राजा या रानी नहीं होगा, बल्कि चुना हुआ व्यक्ति होगा। हाँ। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को शामिल करना भी फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है,
डॉक्टर अंबेडकर ने तो इन्हें ट्रिनिटी कहा था कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ट्रिनिटी, ठीक है। और आखिर में जापान, यहां से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये टर्म आर्टिकल 21 में यूज हुआ है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सीधा सा मतलब है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जा सकता है जब कानून में लिखी प्रक्रिया का पालन किया गया हो। उदाहरण के लिए, जैसे अगर कानून में लिखा है कि चोरी करने पर गिरफ्तार किया जा सकता है और गिरफ्तारी की एक तय प्रक्रिया है, FIR, वारंट, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी, तो उसी प्रक्रिया का पालन करना होगा। अगर प्रक्रिया फॉलो हुई है तो ठीक है। लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था कि मेनका गांधी केस ने इसे थोड़ा बदला। हाँ, बिल्कुल सही। मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस 1978 से पहले भारत में मुख्य रूप से इसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर ही जोर था। उस केस में सरकार ने मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया था। प्रक्रिया तो फॉलो की थी, पर कारण नहीं बताया था, क्योंकि कानून में कारण बताना जरूरी नहीं लिखा था। अच्छा। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कानून में लिखी प्रक्रिया का पालन करना ही काफी नहीं है, बल्कि वो प्रक्रिया खुद भी उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत होनी चाहिए। जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। इसे विधि की सम्यक प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं, जो कि अमेरिकी संविधान की अवधारणा है। तो अब क्या है कि भारत में आर्टिकल 21 के तहत प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के साथ साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तत्व भी शामिल माने जाते हैं। मतलब प्रक्रिया कानूनी भी हो और न्यायपूर्ण भी। ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। अच्छा, एक और देश का नाम था न्यूजीलैंड। ये ज्यादा सुनने में नहीं आता। हाँ, ये कम चर्चित है। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को वोटिंग राइट्स, मताधिकार देने का विचार कुछ हद तक न्यूजीलैंड से प्रेरित हो सकता है, क्योंकि उन्होंने काफी पहले ये अधिकार दे दिया था। अच्छा। और भारत ने भी आजादी के साथ ही बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया, जो उस समय कई विकसित देशों में भी नहीं था। तो हमने देखा कि भारत का संविधान सच में दुनिया भर के अनुभवों और विचारों का एक संगम है। यानी सार ये है कि भारत के संविधान ने दुनिया से प्रेरणा जरूर ली, लेकिन आखिर में जो बना वो पूरी तरह से भारतीय है, अपनी जरूरतों के हिसाब से। उम्मीद है इस चर्चा से भारतीय संविधान के स्रोतों की ये यात्रा आप सबको दिलचस्प और जानकारी भरी लगी होगी जी, और आगे भी जानने की उत्सुकता बनी रहेगी। Please like and subscribe Crack Yatra and share with your friends and family.